नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 10। दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका सीजन 10 में। आई एम श्योर आपको हमारे सेशंस पसंद आ रहे होंगे। आज हो गया है इस प्रोग्राम का डे 13 और 12 सेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं सक्सेसफुली। इसका मतलब हम आपको 12 ऑथर्स, 12 बुक्स और 12 टॉपिक्स पर हम चर्चा कर चुके हैं। सो इसी तरह से आप अपना सपोर्ट, अपना साथ इस चैनल के साथ और इस प्रोग्राम के साथ बनाए रखिए। आज भी हम एक स्पेशल टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। एक बेहतरीन किताब और एक बेहतरीन ऑथर की जर्नी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आज का टॉपिक हम सबसे जुड़ा हुआ है। हालांकि सभी टॉपिक्स हम सबसे जुड़े हुए होते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है उसको कई बार हम इग्नोर करते हैं, उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में, हमारी हेल्थ के लिए। सो क्या है वो टॉपिक, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे आज के ऑथर का एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाए। सो जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं, आज के ऑथर एक अनुभवी मेडिकल एक्सपर्ट हैं और ब्लड बैंकिंग स्पेशलिस्ट हैं। इनका फोकस सेफ, एथिकल और क्वालिटी कंट्रोल्ड ब्लड सर्विसेज पर है। वो क्लिनिकल प्रैक्टिस के साथ साथ ब्लड सेंटर्स में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स और सेफ्टी प्रोसीजर्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। इंप्लीमेंट करने में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। मेडिकल एक्यूरेसी, लाइफ सेविंग सिस्टम और पेशेंट सेफ्टी, ये तीनों इनके काम की कोर फाउंडेशन है। उनका विजन है कि हर ब्लड सेंटर साइंटिफिकली मैनेज्ड और 100% सेफ हो। सो ये था ऑथर का इंट्रोडक्शन। अब मैं किताब के बारे में आपको बताना चाहूंगी। सो किताब का भी एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज की जो बुक है दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर ब्लड सेंटर्स, एक कॉम्प्रिहेंसिव और प्रैक्टिकल गाइड है जो ब्लड बैंकिंग के सभी क्रिटिकल स्टेप्स को सिंपल और साइंटिफिकली सही तरीके से एक्सप्लेन करती है। बुक का मेन फोकस है कि ब्लड कलेक्शन, टेस्टिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन, हर स्टेप पर क्वालिटी और सेफ्टी बनी रहे। ये किताब डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, मेडिकल स्टूडेंट्स और ब्लड सेंटर स्टाफ के लिए एक असेंशियल मैनुअल की तरह काम करेगी। सो दोस्तों, आज का सेशन, आज की बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो रेडी रहिए, अलर्ट रहिए और एक भी सेक्शन आपका नहीं छूटना चाहिए। पेन पेपर लेकर के रेडी रहिएगा, क्योंकि आज हम एसओपीज के बारे में बात करेंगे कि कैसे ब्लड सेंटर्स में इन एसओपीज को हम यूज कर सकते हैं और क्या होनी चाहिए। सो मैं इस बातचीत के लिए इनवाइट करना चाहूंगी हमारे आज के स्पेशल ऑथर को, जिनका नाम है डॉक्टर भानु प्रताप सिंह जी। नमस्कार डॉक्टर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ भानु सर, और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे प्रोग्राम में। आपसे जानना चाहूंगी मैं कि आपको इस प्रोग्राम से जुड़कर कैसा लग रहा है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगा कि आपने मुझे इस बेहतरीन प्रोग्राम मैजिक ऑफ राइटिंग, मेरी किताब मेरी कहानी में मुझे आपने बोलने का मौका हाँ जी। दिया। और इससे जुड़कर मुझे बड़ी अच्छी अनुभूति हो रही है, बेहतरीन महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जिस कृति को लिखा है उसके बारे में यदि कोई पूछता है, ऐसे आप जैसे पूछ रही हैं, तो डेफिनेटली एक ऑथर को तो अच्छा ही लगेगा और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी। सो भानु सर, हमें पूरी उम्मीद है कि आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं,
हम सबके लिए वो इम्पोर्टेंट है, चाहे वो डॉक्टर्स हो या फिर चाहे पेशेंट हो, चाहे वो मेन नॉर्मल पर्सन हो, उसको इसकी एक स्टैंडर्ड जानकारी, एक फाउंडेशन उसको पता होना चाहिए, अवेयरनेस उसकी होनी चाहिए। आगे मैं यस। आपसे इस बुक के बारे में डिटेल में जानूँगी, लेकिन इससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, आप प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है और इस जर्नी में आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? प्लीज़। ओके। देखिए, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, यहीं पैदा हुआ। हालाँकि मेरी पढ़ाई-लिखाई गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से हुई और उसके बाद मैंने एमबीबीएस किया, एमडी किया, सीएमसी वेलोर से फैमिली मेडिसिन में किया और मुझे कुछ गोल्ड मेडल्स भी मिले। मैं डिप्लोमा इन डायबिटोलॉजी हूँ और विगत 25 साल से मैं मेडिकल एजुकेशन से जुड़ा हूँ और विभिन्न स्तर के मैं हॉस्पिटल्स जैसे अपोलो है या फिर रेलवे के जो जोनल हॉस्पिटल है, बिरला विकास हॉस्पिटल है, ऐसे बड़े जगहों पे मैंने काम भी किया। पिछले कई वर्षों से जो मैं ये काम करते आ रहा हूँ, तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा महसूस हुआ कि कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहिए। क्योंकि सोसाइटी के लिए इसलिए भी दिमाग में था क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे माता-पिता जो हैं एक साधारण से व्यक्ति थे और हम लोग जो 6-7 भाई हैं, हम लोग बड़े मुश्किलों से पढ़ाई-लिखाई किए। हालाँकि हर फैमिली में माता-पिता तो बच्चों के लिए कभी कमी नहीं होने देना चाहते। फिर भी जी, कभी न कभी ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कुछ कमी है। अगर इससे बेहतर माहौल मिलता तो शायद हम इससे और आगे बढ़ जाते। पर मुझे आज मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन जिन्होंने मुझे पाला-पोसा, बड़ा किया, पैदा किया, आज उनकी बदौलत मैं इस जगह पे हूँ। आज मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ एक सुपर स्पेशलिटी गवर्नमेंट के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का। तो मुझे बहुत तकलीफ़ों में तो नहीं, लेकिन बहुत सारी सरकारी मशक्कतों का सामना करना पड़ा और आज मैं इस स्थिति में हूँ कि लोग मुझ पे ये विश्वास कर सकें। जी। अ, भानु जी, हम इस प्रोग्राम के माध्यम से रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे डेवलप कर सकें, इसके बारे में भी बात करते हैं। और हम हर ऑथर से ये पूछते हैं, उनके व्यूज़ जानना चाहते हैं कि वो इन हैबिट्स के बारे में क्या सोचते हैं। तो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि इन 2 हैबिट्स रीडिंग एंड राइटिंग ने आपकी लाइफ़ को कितना इम्पैक्ट किया है, कितना चेंज किया है? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी व्यक्ति के लिए यदि वो थोड़ा भी कुछ लिखता है या बोलता है, तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, हम जब कोई भी आर्टिकल लिखते हैं, तो आर्टिकल को लिखने के लिए स्टैंडर्ड्स होते हैं। कई लेमैन भी होते हैं जो लिख लेते हैं, उनको अपनी एक अपने अनुभव के आधार पे, तो अनुभव आता है आपके रीडिंग हैबिट से। यदि आप कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, बेहतरीन लिखना चाहते हैं, तो आपको तमाम तरीके की उसकी जो किताबें हैं, जो भी अवेलेबल है, बाज़ार में हो, लाइब्रेरी में हो, आपको उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ये हैबिट आपको बनाना ही चाहिए यदि आप कुछ लिखना चाहते हो तो। दूसरा जो लिखने की हैबिट है, आपको अचानक कोई बड़ी चीज़ नहीं लिख पाते हो। आपको छोटी-छोटी चीज़ों को, आर्टिकल्स को जी, लिखने पड़ते हैं। कई बार ऐसा मौका आता है जिस स्थिति में मैं हूँ कि पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, वो एक्सपर्ट व्यू माँगते हैं। तो एक्सपर्ट व्यू भी एक प्रकार का आपका बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो एक्सपर्ट व्यू तभी माँगते हैं जब आप उस चीज़ों को जानते हैं। और उनका जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो किस चीज़ पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो उसका अगर हम सटीक आंसर देते हैं और वो पब्लिक के लिए होता है, क्योंकि वो जर्नलिस्ट होते हैं, वो उसको छापते हैं। तो ऐसे छोटे-छोटे टुकड़े में भी जब हम लेख लिखना शुरू करते हैं और यही हैबिट एक दिन ये बना देती है कि हम एक बड़ा आर्टिकल लिखते हैं, फिर उससे भी बड़ा आर्टिकल और फाइनली उसको किताब के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो लिखने की हैबिट में बहुत पहले काफ़ी भी एक छोटी-सी किताब लिखा था हीमोग्लोबिनोपैथीज़ पे, फिर एक लंबा अरसा हो गया, गैप हो गया, फिर मुझे लगा मैं बीच में अगर बहुत खुश रहता हूँ या बहुत परेशान रहता हूँ, दोनों स्थिति में, मुझे ऐसा लगता है कि अपने को यार इससे अच्छा है कोई क्रिएटिव वर्क कर लो। आप परेशान हो ना, तो लोग दूसरी चीज़ें करते हैं, कोई घूमने जाता है, कोई और हैबिट पाल लेता है। तो मैंने कोशिश की कि इसको मैं अब चेंज करता हूँ और मैंने जब भी मुझे ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ा, तो अपने ब्रेन को, अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने के लिए मैं कुछ ना कुछ ड्राफ्टिंग शुरू कर लेता था। तो ये जो मेरा परिणाम है अभी जो 2.5 साल का, जो अभी आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर ब्लड बैंकिंग है, ये मेरे 2.5 साल का परिणाम है और इस बीच पिछले मैं साल भर से इसको थोड़ा बेटर वे पे लिख रहा हूँ।
ओके, तो इस जी। हैबिट ने सो मुझे भानु सर काफ़ी हाँ, हाँ। काफ़ी आपको सपोर्ट किया है इस हैबिट ने, जिस वज़ह से आप इस किताब को आगे तक ले आप ला पाए। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली बहुत हैबिट इस हैबिट ने मुझे सपोर्ट किया। सो सर इस पूरी राइटिंग जर्नी में मैं जानना चाहूँगी कि हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा गाइड करते हैं। आप किसे क्रेडिट देना चाहेंगे कि किन्होंने आपकी इस राइटिंग जर्नी में आपको फुल सपोर्ट दिया है, आपका साथ दिया है? देखिए, ये चूँकि टेक्निकल बुक है, टेक्निकल बुक को लिखने के लिए मुझे जो मेरे स्टाफ थे ब्लड बैंक के, उन्होंने डेफ़िनेटली मुझे बहुत हुँ, सपोर्ट हुँ। किया क्योंकि आर्टिकल को ढूँढना और जो बेटर टेक्नीक है उसको अडॉप्ट करना और जो हम अपने ब्लड बैंक में कर रहे हैं उसको कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे। इन सब के अलावा जो आपकी बेटर हाल्फ होती है अगर आप शादीशुदा हो, मेरे लिए तो वही है कि मेरी जो जी। वाइफ है डॉक्टर रचना सिंह, शी इज़ आल्सो डॉक्टर, शी इज़ वर्किंग इन मेडिकल कॉलेज एंड शी इज़ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड शी इज़ इन सीनियर पोजीशन। उसने बहुत मदद किया, मदद इन द सेंस लिखने पढ़ने में नहीं। कभी ऐसे बाहर बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसने अचानक टोका-टाकी नहीं किया कि आप जो है इस पे अभी रात में बाहर बैठ के क्या कर रहे हो? या क्या लिख रहे हो? या हुँ, फिर हुँ। कभी मुझे हुँ, ऐसा हुँ। मतलब महसूस नहीं होने दिया कि यदि कोई मैं एकेडमिक काम कर रहा हूँ, तो मुझे कहीं ज़्यादा परेशान किया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो उसका एक सपोर्ट रहा है मेरे साथ कि उसी के बदौलत तो मुझे हिम्मत आई कि मैं एक अच्छी किताब लिख सका और ये बेसिकली जो टेक्निकल बुक है, ये आम तौर पे बहुत कम लोग लिखते हैं। तो मैं अपनी वाइफ़ को इसका श्रेय तो दूँगा ही डेफ़िनेटली। इसके अलावा मेरा बेटा है, उसने भी मुझे मदद किया अभिजीत सिंह, ही इज़ अ लॉयर। मेरी बेटी भी डॉक्टर है, शी इज़ डूइंग इंटर्नशिप फ्रॉम इलाहाबाद। उसने भी मुझे इस पे इंस्पायर किया। ओके। तो अब समय आ गया है कि हम भानु प्रताप जी के किताब के साथी से बातचीत करें। सो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ सर की वाइफ अर्चना जी को। नमस्कार अर्चना जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुशी हो रही है आपके साथ बातचीत करते हुए इस सब्जेक्ट पे। अर्चना जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और हम भानु सर से बातचीत कर रहे हैं, इनकी किताब के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं और इनका कहना है कि आपने इनको फुल सपोर्ट दिया है, किसी तरह से रोका-रोकी नहीं करी है, कि राइटिंग के अंदर फुल इनको टाइम दिया है लिखने के लिए। आपके व्यूज़ मैं जानना चाहूँगी कि आप क्या सोचते हैं इनकी राइटिंग जर्नी को लेकर? अ, इन्होंने मेरी इतनी तारीफ़ कर दी है, हालाँकि मैंने सपोर्ट लिखने के लिए तो बहुत कुछ नहीं किया हुआ है। हाँ, इनको टाइम मिले इतना मैंने ज़रूर कोशिश की है। तो बेसिकली ये बहुत खुशी की बात है कि आज इनकी बुक यहाँ पब्लिश हो रही है एंड इट गिव्स मी इमेंस प्राइड टू सी दैट डॉक्टर भानु प्रताप सिंह's dedication towards creating awareness about safe blood donation and strengthening blood banking practices. His practice and his work reflects both scientific and excellence and a deep commitment to humanity. I hope this book reaches far and inspires many to contribute this noble cause. मतलब मैं बहुत खुश हूँ इस बात की विटनेस करते हुए कि इस जर्नी में मैं अपने पति डॉक्टर भानु प्रताप सिंह के साथ थी और आज ये पब्लिश हो रही है। डेफिनेटली very happy I am and I congratulate Dr. Bhanu Pratap Singh and thank you all team for giving him a chance to publish this book. Thank you. थैंक यू सो मच अर्चना जी, आप हमसे जुड़े और आपने अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू वन्स अगेन। ओके, सो नाउ भानु सर, अब हम आपकी बुक के बारे में डिटेल में जानना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस जानना चाहेंगे कि इसमें अब आपने क्या कुछ नया बताया है और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है और इन चीज़ों के बारे में अवेयर रहना है? प्लीज़ बताइए। देखिए, जब से ब्लड बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ है, तब बहुत पहले तो इस पे लाइसेंसिंग नहीं होती थी। मैं तब से इस जर्नी को देखता चला आ रहा हूँ और जब से फूड एंड ड्रग ओके, कंट्रोलर जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है, जो इसके लाइसेंसिंग प्रोसेस को ध्यान देती है और उसको कंट्रोल करती है।
और पिछले 15 साल से इसमें क्वालिटी कंट्रोल पे बात हो रही है कि हम ब्लड बैंकिंग में कैसे क्वालिटी कंट्रोल करें, क्योंकि ब्लड जो होता है वो एक लाइफ सेविंग ड्रग है। क्योंकि एक जो ब्लड है राइट। इससे हम लोगों की जान बचा सकते हैं, उसकी लाइफ बचा सकते हैं और इमरजेंसी में दिया जाता है। तो इसको एनेक्स 27 सी के तहत लाइफ सेविंग ड्रग माना गया है। अब बाकी जो दवाइयाँ हैं, जो बाहर बाज़ारों में मिलती हैं, उसको तो आप एक दवा कंपनी, दवा फैक्ट्री में जब आप बनाते हो, तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हुँ, होते हैं, उसका पालन करना होता है। लेकिन जब ब्लड की बात आती है, तो पहले ब्लड क्या होता था, इसका ग्रुप ए पॉजिटिव है, चलो इसका ए पॉजिटिव से मैच करते देखते हैं और अगर मैच हो रहा है तो उसको दे देते हैं। तब हम कभी भी एचआईवी और ये हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या सिफिलिस या हुँ, मलेरिया के लिए स्क्रीन नहीं किया करते थे। अब समय आ गया है कि हम लोगों को क्वालिटी ब्लड दें ताकि हमारे द्वारा जो दिया गया ब्लड है, वो लोगों की जान बचाए, ना कि उसको कोई नई बीमारी पैदा करे। और वो जो ब्लड राइट, दिया राइट, गया है, एब्सोल्युटली। वो इतना सेफ हो कि जो आप जिस डोनर से ले रहे हो वो तो बड़े खुशी से दे रहा है ब्लड कि मैं किसी जी, की जान बचा रहा हूँ। लेकिन अगर उसको भी कोई बीमारी है या कुछ है या वो प्रोफेशनल डोनर है जो हमको समझ में नहीं आया, तो हम उस ब्लड को लेने के बाद उसकी क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए उसको तरह-तरह के टेस्ट करते हैं। और टेस्ट हुँ, में आपको पता है कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल और किट्स होते हैं। तो हमें कौन से टेस्ट का चयन करना चाहिए, कौन से केमिकल का चयन करना चाहिए, कौन सी मशीन का चयन करना चाहिए और आप जिस मशीन से कर रहे हो, उसमें हम टेस्ट कैसे करते हैं? ये सब चीज़ों की जानकारी एक प्रोटोकॉल के तहत हम इसको ड्राफ्ट करते हैं। और ड्रॉप करके फिर उस चीज़ को हम अपने पूरे सबॉर्डिनेट को जो हमारे स्टाफ के अंदर काम करते रहते हैं, उनको बताते हैं, सिखाते हैं हुँ, कि एक हुँ, ब्लड है, हुँ, जैसे हम एक सिंपल है, आप कभी ब्लड बैंक गई हो, तो ब्लड बैंक में जाने से पहले सबसे पहले वहाँ पे ग्रुपिंग किया जाता है, ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर हमको कौन-सा तरीका अडॉप्ट करना है? उस तरीके को हम ड्रॉपटेड फॉर्म पे रखते हैं ताकि हमारे वर्क पैटर्न में सिमिलरिटी बना रहे। अगर आज मैं काम हुँ, कर रहा हूँ, मेरे बदले कल दूसरा मैं छुट्टी लिया हूँ और कोई दूसरा वहाँ पे उस जगह पे पोस्टेड है, तो वो भी वही टेक्निक उसी तरीके से करेगा ताकि हम उसको एक स्टैंडर्डाइज़्ड कर सकें और हमारा जो रिपोर्ट जी, है उसमें कहीं भी कोई गलत जानकारी ना आए। इसी प्रकार क्रॉस मैचिंग के लिए है, डोनर सिलेक्शंस के लिए है, बहुत सारे ऐसे हमारे ब्लड बैंक के पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। हर जगह पे वर्क पैटर्न को हम एक स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न पे रखते हैं और उसी के आधार पे काम करते हैं ताकि हम एक क्वालिटी सेफ ब्लड जो है दे सकें और ये ब्लड जब मरीज को जाता है तब भी हम इसको मॉनिटर करते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसीजर है, लाइफ सेविंग ड्रग के जो प्रोसीजर है जिसको हम हॉस्पिटल के अंदर रेडी करते हैं, उसके हुँ, लिए हम एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं और जो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो, उसको हम ड्राफ्टिंग पैटर्न पे लेते हैं और उसको अकेले नहीं, मैं अकेले नहीं या कोई अकेले नहीं, उसको 2 से 3 लोगों की कमेटी होती है, वो चेक करती हुँ, है। चेक करने के बाद उसको हाँ बोलती है यस नाउ यू कैन अप्लाई, यू कैन फॉलो दिस। और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये नाको और एफडीए गाइडलाइन के थ्रू जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो ये भी जमा करना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हम ओके, ऐसे हुँ, सिंपल करते थे। अब हम जो प्रोसीजर कर हुँ, रहे हैं, इट शुड बी ऑथेंटिक प्रोसीजर, इट शुड बी वेरी प्रॉपर एंड इट शुड बी इन रिटन एंड ड्राफ्टेड फॉर्म कि आप कैसे कर रहे हो। कल को अगर कोई केस आता है, मान लो हमने अपने टेस्ट से एचआईवी पॉजिटिव जो था, वो हम जो टेस्ट किए उससे निगेटिव आया, पर हुँ, पेशेंट को ब्लड चढ़ गया और वो डेवलप कर गया एचआईवी। तब फिर ये हुँ, दिक्कतें आती हैं, तब इस बात की पोल खुलती है कि आपने कौन-सा प्रोटोकॉल फॉलो किया, कौन-सा केमिकल किट यूज़ राइट, किया था, जो आपने पकड़ नहीं पाया। तो ये सब चीज़ें हुँ, अब क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली।
दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भानु प्रताप सिंह जी से और आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस और बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला है। आप हर एक लाइन को, हर एक पैटर्न को बहुत अच्छे से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इतनी अवेयरनेस हर एक पर्सन में होनी चाहिए कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं मान लीजिए या फिर ब्लड सेंटर में जा रहे हैं और वहाँ पर किस तरह के प्रोसीजर को यूज़ किया जा रहा है, किस तरह के प्रोटोकॉल को यूज़ किया जा रहा है, ये हमें भी इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो अगर आप सेशन को ध्यान से सुनेंगे और साथ-साथ में इस किताब को भी अगर आप पढ़ते हैं, तो आपको बहुत कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें पता चलेंगी कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं, आपकी अवेयरनेस किसी पर्सन की जान बचा सकती है एक्चुअल में। इसके साथ-साथ में किस तरह के प्रोटोकॉल यूज़ होने चाहिए, किस तरह के एसओपीज़ होनी चाहिए, जो प्रोसीजर है, उसमें किन-किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। काफ़ी चेंजेस भी आ गए हैं, क्या उस चीज़ को फ़ॉलो किया जा रहा है, क्या उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, अगर इन चीज़ों का हमें ध्यान होगा, थोड़ी-सी अवेयरनेस होगी, तो हम काफ़ी कुछ चीज़ों को गलत होने से बचा सकते हैं। आज के सेशन में आपको यही पता चलने वाला है, सो बहुत ध्यान से आज का सेशन आपको सुनना है। और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है इससे रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं या कोई क्वेश्चन है जो भानु सर से आप पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा। सो भानु सर आपने बताया कि सारा प्रोसीजर की बातें आपने किताब में अच्छे से इलैबोरेट की हैं, सारे पॉइंट्स हैं इसमें। अब उन चीज़ों को लेकर मैं एक-एक चीज़ को पूछना चाहूँगी कि सबसे पहले किसी भी ब्लड सेंटर में सबसे कॉमन मिस्टेक, क्योंकि आपका बहुत एक्सपीरियंस रहा है इन चीज़ों को लेकर, आपने क्या चीज़ को रियलाइज़ किया, क्या एक्सपीरियंस किया? कौन-सी कॉमन मिस्टेक्स होती है ब्लड सेंटर्स के अंदर? हुँ। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हम डॉक्टर्स को या पैरामेडिकल्स को या टेक्निकल स्टाफ को ही नहीं, बहुत सारे लोगों को, पब्लिक एट मास सबको पता होना चाहिए। हुँ, क्योंकि पता नहीं कब किस मोड़ पे हमको अस्पताल जाना पड़े और कोई अगर गंभीर है तो उसके लिए ब्लड की व्यवस्था करना पड़े। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है जी। कि ब्लड ग्रुप आपका, जो ब्लड ग्रुप करता है, जैसे कई लोग जाते हैं और बोलते हैं, लड़ने लगते हैं कि मेरा तो मरीज है वो बी पॉजिटिव है और मेरा जो है बी पॉजिटिव है, आप ले लो। तो ऐसा ब्लड बैंक में हुँ, नहीं होता। ब्लड बैंक उसकी फिर से पुष्टि करता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो ये पहला मिस्टेक है कि हम बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि मेरा बी पॉजिटिव है, जब ब्लड बैंक टेस्ट करता है ओ पॉजिटिव, तो फिर हम लड़ने लगते हैं, नहीं नहीं आप गलत कर रहे हो, और वहीं से फिर एक हुँ, सिस्टम जो शुरू हो जाता है अविश्वास का। जबकि जी। ब्लड बैंक जो है अपने पैटर्न को बड़े माइन्यूटली देखता है कि अगर हम ब्लड ग्रुप कर रहे हैं और किसी को बता रहे हैं, क्योंकि ब्लड बैंक के पास एक अथॉरिटी होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट किट से, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से ब्लड ग्रुप को करता है। तो ब्लड बैंक जा जी। करके आप कभी भी अपने आप को ये प्रपोज मत करो कि मेरा ब्लड जो है ये है, तो और आप मान लो इसको, नो। एक हुँ, प्राइमरी हुँ, मिस्टेक है जो इनिशियली होता है। दूसरा क्या होता ओके। है कि कई बार हम ब्लड सैंपल लेते हैं अपने मरीज का और उसको जल्दी जल्दी में लेबल लगाना भूल जाते हैं, उसकी हुँ, लैबलिंग भूल जाते हैं। हम नहीं करते, ये काम तो सिस्टर का है जिसने मरीज का ब्लड निकाल के दिया है। और जी। जो फॉर्म होता है उसमें नाम तो लिखा होता है आपके मरीज का, बेड संख्या भी लिखा होता है, लेकिन लैबलिंग अगर नहीं हुई, और ब्लड बैंक में बहुत सारे सैंपल्स होते हैं अलग अलग, तो कहीं इधर का जो आपका सैंपल जो है वो मिसमैच होकर के उधर चला गया किसी और में, या आपने अपने से ही एक लेबल नया लगा दिया। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो भी काफी कहना चाहिए कि लोगों को परेशानी में डालता है, क्योंकि आपने हुँ, जो हुँ, सैंपल बिना लेबल का जो सैंपल ब्लड बैंक को दिया है, वो बाई मिस्टेक हो सकता है गुम गया और उसने दूसरे ब्लड के साथ आपके मरीज की मैचिंग कर दी, और वो जब ब्लड जाता है वार्ड में और उसको क्रॉस रिएक्शन हो जाता है, तो अगेन वो दैट राइट। इज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। हुँ, तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं। जो टेक्निकल स्टाफ है हमारा, वो इन चीजों को पूछता है, भैया लेबल क्यों नहीं करा है? तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लेबल हमको अपने ब्लड सैंपल को कराना करवाना चाहिए। है। ये पब्लिक के जी। पास जो टेक्निकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, इवन डोनर्स को भी इस अथॉरिटी दी जाती है कि वो अपने बारे में जाने। अब हम जब सेलेक्ट करते हैं हेल्दी डोनर, तो बहुत बार हम रिजेक्ट कर देते हैं। कई लोग आते हैं, दिखते हेल्दी हैं, पर जब उसको टेस्ट करते हैं, कुछ कुछ चीजें हम पूछते हैं, तो वो अनहेल्दी मिलता है। अनहेल्दी का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही बीमार हो। जैसे बहुत सारा कंडीशन ऐसा है, सर्जिकल प्रोसीजर हुआ हो विगत
2-3 महीने में, 6 महीने में, तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उसका सर्जिकल प्रोसीजर हुआ होता है। यदि उसको डॉग बाइट है और उसने वैक्सीन लिया हुआ है, तो अब हम मना कर देते हैं। तो इस 4-6 महीने के पीरियड में अगर उसको कोई ऐसे कम्युनिकेबल जो डिजीज़ है, ब्लड रिलेटेड डिजीज़ है, मलेरिया हुआ हो, कालाजार हुआ हो या फिर साल 2 साल की हिस्ट्री हो, उसको हेपेटाइटिस हुआ हो, अभी आप ठीक हो, आज के डेट पे आप ठीक हो, लेकिन हम जी पास्ट हिस्ट्री लेते हैं और ऐसी कोई भी चीज़ें रहती हैं, तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो उस समय ब्लड बैंक में हमको लड़ना नहीं चाहिए कि मैं हेल्दी हूँ, वो तो 6 महीने पहले हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एफडीए गाइडलाइन है, डब्ल्यूएचओ और नाको ने मिलके बड़ी अच्छी एक लिस्टिंग बनाई है कि किस-किस कंडीशन में हम डोनर को डिफर करते हैं। डिफर मतलब रिजेक्ट कर देते हैं कि भई आप हेल्दी होगे, लेकिन अभी आप जो है ब्लड मत दो। फिर दूसरी बात, कई लोग आते हैं कि मेरा वजन जो है 40 किलो हुआ तो क्या हुआ, आप ब्लड ले लो। भाई हमारा ये कहना है कि अगर किसी का ब्लड हम ले रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उससे ब्लड ले लिया और मरीज की जान बचाने के लिए हम डोनर की जान ले रहे हैं, नहीं। तो जी एक जी। वेट होता है, बॉडी वेट होता है 45 केजी, उसके ऊपर अगर फीमेल है ओके। या मेल है तो उसका हम ब्लड लेते हैं। हीमोग्लोबिन जो है इट शुड बी मोर देन 12.5, क्योंकि अगर हम 12.5 से कम बॉडी का ब्लड ले रहे हैं तो उससे 1.5-2 ग्राम कम हो गया तो वो एनीमिक हो गया, हम उसको कंप्रोमाइज कर रहे हैं, वो गलत हो गया हमारे लिए। क्योंकि हमको तो हेल्दी जी डोनर चाहिए, तो आपको हेल्दी रखना भी है ना। तो ब्लड जी। हीमोग्लोबिन जो है इट शुड बी मोर देन 12.5, वेट जो है इट शुड बी मोर देन 45 केजी। पर 45 केजी के बाद तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हो और आपको ब्रीदिंग इश्यूज हैं अच्छा। या कोई और डिफिकल्टीज है, कार्डियक इश्यूज हैं। तो ये सब बहुत सारी बातों को हम वहाँ पे डोनर के लिए खास तौर से ध्यान देते हैं, और डोनर को इस बात पे कभी नहीं लड़ना चाहिए कि आप ऐसा डिफर क्यों कर रहे हो। कैंप्स में हम जैसे अभी कल ही एक बड़ा मेजर कैंप था, एनसीसी दिवस था 23 तारीख को, तो हमने अच्छा। उसमें बहुत सारी बच्चियां आई, बहुत सारे कैंडिडेट्स आए, और जो कैडेट्स हैं गर्ल्स बॉयज दोनों थे, लेकिन लड़कियों का वजन कुछ लोगों का कम था, कुछ लोगों का हीमोग्लोबिन था। मैं तो यहाँ तारीफ करूंगा कि लड़कियां आजकल समाज में इतनी अच्छी हो गई हैं कि वो ब्लड डोनेशन के लिए भी आगे आ रही हैं। तो लेकिन हमने लगभग 150 के करीब की जो बच्चियां थी, उसमें से केवल 39 लोगों का ब्लड ले सकी। इसके पीछे कारण ये ओके। था, किसी का हीमोग्लोबिन कम था, किसी का वेट कम था, किसी ने वैक्सीन्स लिया हुआ था टिटनेस का या कुछ भी, किसी को हेपेटाइटिस हुआ था, तो वो हेल्दी दिख रहे थे और वो हेल्दी थे भी, लेकिन हम उनका ब्लड नहीं ले सकते थे, इसलिए हमने डिफर जी कर दिया बहुत सारे लोगों को। तो ये पहले हम हमेशा ब्लड डोनेशन के पहले लोगों की काउंसलिंग करते हैं, ताकि काउंसलिंग करने से उनको ये बात समझ में आ जाती है। एक नुकसान काउंसलिंग का ये है कि जब हम काउंसलिंग करने जाते हैं, अब चूंकि मेरी 20-25 साल की प्रैक्टिस है ब्लड बैंकिंग में, तो हम मोटिवेट करते हैं कि आप आगे आओ, डोनेट करो, क्योंकि आज भारत में ब्लड डोनर्स अभी भी कम है, जितनी हमको रिक्वायरमेंट है उसका हमको 3/4 ही मिल पाता है वॉलंटरी डोनेशन से। जिसके कारण क्या होता है कि कई लोगों के समय पे ब्लड नहीं मिलने से जान भी चली जाती है। कई प्रोफेशनल डोनर्स आ गए हैं जो अपना खून बेचते हैं और बेच करके आपको एक नई बीमारी दे देते हैं, वो तो चले जाते हैं और जिसकी जान बचाने के लिए हमने कुछ किया है उसको भी हम खो देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। तो अगर हम वॉलंटरी डोनेशन के लिए कुछ काम करें तो हम उसमें काम करते हैं, मोटिवेशनल टॉक्स देते हैं, और जब हम देते हैं तो काउंसलिंग भी साथ में करते हैं। तो उससे हमारे संख्या बढ़ जाते हैं, लेकिन वो बच्चे जो हैं जो ब्लड डोनेट करने आते हैं, कई बार वो डिफर हो जाते हैं कुछ-कुछ कारणों से। तो इसको बुरा नहीं मानते। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। दोस्तों, जैसा कि भानु सर बता रहे हैं कि आपको किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है जब इस तरह से ब्लड बैंक में कुछ मिस्टेक ना हो, आपको अपनी तरफ से अपनी ज़िम्मेदारी लेनी है और कई चीज़ों पर आपको रिजिड नहीं होना है। डॉक्टर्स हैं, वहाँ पर जो मेडिकल पर्सन है, वो अपने आप में ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो उनके अकॉर्डिंग जिस तरह से वो कह रहे हैं, उनकी बात को हमें मानना चाहिए, सुनना चाहिए और फिर अपना डिसीज़न लेना चाहिए। अदरवाइज़ कई बार भानु सर ऐसा होता है कि माहौल हॉस्पिटल में ऐसा खराब हो जाता है कि पेशेंट पर से ध्यान हट करके वो अदर चीज़ों पर ध्यान चला जाता है। तो राइट। वहाँ पर इन चीज़ों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। जी।
जी। सो नाउ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब ब्लड कलेक्शन होता है उस समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सिर्फ़ कलेक्शन की अगर मैं बात करूँ, हम कलेक्ट कर रहे हैं ब्लड को, उस टाइम कौन से प्रोटोकॉल का हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ब्लड बैंक में जो ब्लड कलेक्शन है और एक होता है जब टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में कलेक्शन करते हैं। हुँ, लेबोरेटरी में जो कलेक्शन करते हैं उसके अलग-अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं कि कौन-सा सैंपल हमको फास्टिंग लेना है, खाली पेट लेना है, किसको खाना खा के 2 घंटे के बाद लेना है, किसको हम किसी भी समय ले सकते हैं रैंडम। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पेशेंट को भी अब अवेयर होने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर और टेक्नीशियन जो है वो सैंपल लेते समय इन बातों का ध्यान रखते हैं कि जिस जगह हुँ, से वो फ्लेबोटॉमी कर रहे हैं उस पे पहले कोई तत्काल में ड्रिप ना लगा हो, उससे आईवी लाइन ना दिया गया हो, ताकि उस जगह से वो ब्लड ना ले, दूसरे पोजीशन से ले, दूसरे ओके। जगह से ले। दूसरी बात, जिस जगह से ब्लड लेना है, उस जगह पे कोई इन्फेक्शन ना हो। तो ये अच्छा। लेबोरेटरी की बात है और लेबोरेटरी में कौन-कौन से सैंपल किस टेस्ट के लिए ले रहे हैं, तो उसको रखने के लिए अलग-अलग केमिकल्स होते हैं। किसी में एडीटीए लगता है, किसी में एसीडी लगता है, किसी में हेपेरिन। तो ये पार्ट जो है मरीज का नहीं है, ये पार्ट हमारे पैरामेडिक्स का है। पैरामेडिकल्स जो है इस बात का ध्यान रखते हैं। मैं बात करता हूँ ब्लड बैंक का, जिसमें हॉस्पिटल में एकमात्र जगह होता है ब्लड बैंक, जहाँ पे जो डोनर आता है, वो फिज़िकली हेल्दी होता है। तो हम ब्लड बैंक में हेल्दी लोगों से हम कहना चाहिए प्रोफ़ेशनली बात करते हैं और वो जो डोनर है, जब वो सभी मेडिकल एग्ज़ामिनेशन से, काउंसलिंग से गुज़र के फिज़िकली फिट होकर के आ जाता है, डोनेट करने, हुँ, तब हम वहाँ पे जब डोनेशन लेते हैं तो 2-3 चीज़ों को ध्यान रखते हैं और मैं कहना चाहूँगी जब भी कभी आप ब्लड बैंक जाते हो डोनेट करने तो हल्का-फुल्का नाश्ता करके जाओ। हम वहाँ पे ये पूछते हैं कि आपने क्या नाश्ता किया? हुँ, क्योंकि डोनर से ब्लड लेने से पहले हम चाहते हैं कि उसका ग्लूकोज़ लेवल एक अच्छा हो, मैनेज हो। जी, दूसरा उसका हाइड्रेशन भी ठीक हो, पानी-वानी पिया हो, ठीक है? और ये ब्लड सैंपल लेने की बात नहीं है, हम तो पूरा उससे 300 एमएल ब्लड ले रहे हैं। तो जब हम उसको लेटाते हैं, तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, कई लोग बड़े मतलब नाराज़ होते हैं, इससे होना नहीं चाहिए। जैसे मेल है, उसका बेल्ट खोलने को बोलते हैं, शूज़ बाहर निकालने को बोलते हैं, कपड़े को ढीले कर दो बोलते हैं। तो ये सब प्रोटोकॉल्स हैं, इसका ध्यान हमारा जो पैरामेडिकल या फ्लेबोटॉमिस्ट है, जो स्टाफ नर्स होती है, वो इन चीज़ों को बोलती है। कई लोग नाराज़ हो जाते हैं, हम बेल्ट कैसे खोल दें? हम जूता क्यों निकालें? तो इन हुँ, तरीके की चीज़ों से हमको थोड़ा ये रहता है कि जब हम डोनर का ब्लड लेते हैं, तो हम डोनर के हेल्थ का और ड्यूरिंग डोनेशन या पोस्ट डोनेशन कोई भी उसको रिएक्शन ना हो, इसका ध्यान रखने के लिए सब काम करते हैं। जी, जब हम ब्लड लेते हैं तो जिस जगह से जिस हाथ से ब्लड लेना है, उसको पहले हम स्पिरिट से स्टेराइल करते हैं। फिर हमारा जो ट्यूब होता है उसकी पेटेंसी चेक करते हैं, कहीं हमारा ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है और फिर हम उसको फ्लेबोटॉमी करते हैं, उसको इंजेक्ट करते हैं नीडल और ब्लड आने लगता है और उसके हाथ में एक बॉल देते हैं जिसको वो पंपिंग करते रहता है ताकि ब्लड थोड़ा बेटर फ्लो पे उस बैग में आ जाए, बहुत देर तक हमको कलेक्ट ना करना पड़े। एक नॉर्मल जो कलेक्शन टाइम है वो 4 से 5 मिनट का होता है। कई बार किसी का वेन पतला होता है, तो वो 8 से हुँ, 10 मिनट होता है। लेकिन वो जो भी हमने प्रिक किया है, आफ्टर ऑल प्रिक किया है तो पेनफुल तो है। इतने देर तक वो नीडल को वहाँ रखा है तो दर्द भी होता है। तो हम इन सब चीज़ों को रिड्यूस करना चाहते हैं। डोनर रिएक्शन को रिड्यूस करना चाहते हैं कि वो ब्लड दिया है उसके बाद उसको हाइपोवॉलेमिक शॉक ना हो जाए या कोई उसको ऐसी चीज़ ना हो जो कि अनहोनी चीज़ रिएक्शन ना हो जाए। इन चीज़ों को ध्यान रखने के लिए हम ये जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। फिर हमारे पास मैं ब्लड बैंक्स कई होते हैं जो चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। पैरामेडिकल्स को इसको ध्यान देना चाहिए, जो एडमिन है उसको ध्यान देना चाहिए कि जी, आप जहाँ पे फ्लेबोटॉमी कर रहे हो, वो प्लेस इतना कंफर्टेबल हो कि डोनर को ब्लड डोनेट करने में मज़ा आने लगे। कई ब्लड बैंक्स हैं, जैसे मेरा ब्लड बैंक है, जिसका मैं इंचार्ज था, तो वहाँ हमने टीवी लगा रखा है, म्यूज़िक लगा रखा है, कंफर्टेबल अच्छा। डोनर्स चेयर रखे हैं, एयर कंडीशन रूम है हुँ, हुँ, और जो हमारी नर्सेज़ हैं, सिस्टर्स, उनको हमने हिदायत दी है कि इससे बड़े प्यार से बात करना, डाँटना नहीं। ओके, तो हमारी बातचीत से भी और बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। आओ भैया बिल्कुल। बैठो,
कुछ नाश्ता लिया भैया, ऐसे करके बात करेंगे। दूसरा जो बात करेगा कुछ खाया कि नहीं, रूड वे पे बात करेगा, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। तो वे जी ऑफ टॉकिंग विद द हेल्दी डोनर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हम इन सब चीजों का बातचीत के तौर से, तरीके से, और उनको सिखा के, हम ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उसको फ्लेबोटॉमी एरिया में डाल देते हैं डोनर के साथ, नहीं। हम अपना स्टाफ अगर नया रिक्रूट भी करते हैं या पोस्टिंग चेंज होती है, तो उसको बाकायदे इन चीज़ों को हम 5-7 दिन सिखाते हैं, और सिखाने के बाद हम उसको भेजते हैं। तो इसका बड़ा अच्छा परिणाम आता है। आपके ब्लड बैंक में वॉक इन डोनर आना चाहिए, लोग स्वेच्छा से आए आपको दान करने, वो सिर्फ हम्म आपके जुबान से है, आपके जी बात जी करने तभी के है जो हैंडल कर रहे हैं। तभी तो इन इसको जो है वो रक्तदान कहा जाता है कि दान करने के लिए कोई स्वेच्छा से आए तो वो ज्यादा बेटर है। बेटर है। इसका एक साइंटिफिक वे भी है। देखिए, आप तो माँ हैं, आप माफ करिएगा कि मैं फीमेल को ही ज्यादा तवज्जो दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे माँ अपने बच्चे को जब फीडिंग करती है, वो कितनी खुश होती है, जी वैसे ही जब गाय का हम दूध लेते हैं, तो गाय के बछड़े को अगर हम पहले पीने देते हैं, तो हमको जो मिल्क मिलता है उसकी वैरायटी, और जो अगर हम बिना बछड़े के, बिना उसको पिलाए ऐसे ही दूध लेते हैं, उसकी वैरायटी में बहुत अंतर होता है। दिस इज नॉट हम्म। एज हैप्पी हार्मोन, हैप्पी हार्मोन। माँ को भी बहुत खुशी होती है अपने बच्चे को फीडिंग करने में। वैसे ही गाय को भी जो दूध है उसका तो स्वाद ही आपको पता चल जाएगा कि आप ऐसे ऑर्डिनरी डेयरी फार्म से जहाँ बिना बच्चे के मिल्किंग कर लेते हैं, और जो डेयरी फार्म जो गौ पालन करते हैं, जो बच्चे को पहले फीड करने देते हैं फिर मिल्किंग करते हैं, कभी उसका स्वाद देखिए। मैं पब्लिक से ही कह रहा हूँ। वैसा जी ही ब्लड डोनेशन है, जिसको आप स्वेच्छा से जाके करते हो बहुत खुश होकर के कि यार मैं ब्लड दे रहा हूँ, इससे एक आदमी की जान बच जाएगी। आप सोचो, हम्म, एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो कितनी खुश होती है, उसको कितना पीड़ा होता है, उसके बाद भी वो खुश होती है जब उसको देखती है। वैसे ही यदि आप किसी को लाइफ सेव कर रहे हो, तो आप कितने खुश होगे। तो जब आप कोई ब्लड वॉलंटरी जा करके स्वेच्छा से देते हो, तो उसमें बहुत खुशी होती है, और ये हैप्पीनेस हार्मोन उस ब्लड में भी आता है। दैट एब्सोल्युटली ब्लड इज मोर बिल्कुल ठीक कह बेटर रहे हैं। देन voluntary blood is much more better than professional donors and blood, ऐसा। जी भानु सर, सर आपने कितने सिंपल वे में इन सारे प्रोसीजर को आप हमें बता रहे हैं और सच में हमें लग रहा है कि कितनी चीजें जिसका हमें पता ही नहीं होता। हम कई बार जाते हैं और हम मिसकंसेप्शंस होते हैं कि इस तरह से क्यों रूल है या ऐसा बिहेवियर क्यों है। लेकिन आपने जैसे बताया कि ये प्रोटोकॉल जरूरी है न सिर्फ पेशेंट की हेल्थ के लिए बल्कि सबसे पहले डोनर की हेल्थ के लिए, उसके लिए जरूरी है ये प्रोटोकॉल, इसीलिए बनाए गए हैं। सो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप कभी ऐसे फेज से गुजर रहे हो तो इस चीज को समझिए, इस चीज के बारे में अवेयर रहिए कि जो हॉस्पिटल में जो स्टाफ आपको गाइडलाइंस दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले आपको प्रायोरिटी में रख करके ही वो गाइडलाइन बनाई गई है। तो आपकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ही जो चीजें आपको बताई जाती है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उनको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। और हैप्पीनेस के साथ स्वेच्छा से अगर ये काम किया जाए, रक्तदान किया जाए, तो मेरे ख्याल से दोनों पार्टीज, न सिर्फ पेशेंट बल्कि जो डोनर है, दोनों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत सारी जो अलग अलग चीजें हैं, जो टेक्निक्स हैं, बहुत सारे इसके क्या फायदे हैं और बहुत सारी चीजें हमें भानु सर से पता चलने वाली है, इस किताब के थ्रू पता चलने वाली है। वो आगे के सेशन में हम उनसे डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस सेशन में इसी तरह से जुड़े रहिएगा। और अगर आपका किसी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी पॉइंट पर अगर आप अपना कुछ मंतव्य रखना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। सो नाउ सर, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि टेस्टिंग और स्क्रीनिंग में कौन कौन से ऐसे एरर्स हैं जो सबसे ज्यादा रिस्क क्रिएट करते हैं, वो रिस्क भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, टेस्टिंग जो हम करते हैं, जो ब्लड टेस्ट वहाँ पे करते हैं ब्लड बैंक में, वो 2 अलग-अलग लैब्स होते हैं। एक एलाइज़ा लैब होता है और एक क्रॉस मैच लैब होता है। तो जब कभी भी हम डोनर से जो ब्लड लेते हैं, उसको सेफ ब्लड कहने के पहले हम उसकी बहुत सारी स्क्रीनिंग करते हैं। एलाइज़ा से एचआईवी करेंगे, हेपेटाइटिस बी की जांच करेंगे, हेपेटाइटिस सी की जांच करेंगे, सिफिलिस की जांच करेंगे, और मलेरिया की जांच भी आजकल एलाइज़ा से करने लगे हैं। दूसरा, जब हम ये जांच करते हैं, इस जांच करने का एक प्रोटोकॉल है जो एफडीए गाइडलाइन में आता है। कुछ किट्स को
नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने मान्यता दी हुई कि आप ये टेस्ट जो है इस किट का उपयोग करके कर सकते हो। कुछ अच्छा। रैपिड टेस्ट होते हैं स्क्रीनिंग के लिए, तो कब हमको स्क्रीनिंग करना है, कब हम उसको एक्चुअल जो टेस्ट है जो उसके लिए कहा गया है वो टेस्ट करना है, उसके पैरामीटर्स होते हैं। इमरजेंसी में कई बार हमको अधिक ब्लड देना होता है और हम एलाइजा टेस्ट जिसमें 1 डेढ़ घंटे की जरूरत होती है, तो वो हम्म। ना करके हम रैपिड टेस्ट करके दे देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम रिपीट करने के बाद भी उसको एलाइजा टेस्ट करते हैं जब समय मिलता है या उसके बाद जो भी है। तो टेस्टिंग करते समय या ब्लड टेस्ट करते समय दो अलग अलग बातें हैं। एक तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर्स है उस गाइडलाइन जो हमने तय कर रखी है किसी भी टेस्ट को करने के लिए, हम उसी जी। मेथड का फॉलो करें, उसी मेथड का पालन करना है। अगर हम कोई चीज को शॉर्टकट अपना दिए, वैसे ही ऑलरेडी हम्म। स्क्रीनिंग जो है रिपीट टेस्ट है शॉर्टकट है, उसमें भी शॉर्टकट अपना के अरे मुझे तो आता है इसको तो कुछ नहीं होगा, तो ना डॉक्टर ना पैरामेडिक्स भगवान नहीं है कि उनको नंगे आंख से कोई बैक्टीरिया या वायरस दिख जाए। जी। तो जी। जब हम टेस्ट करते हैं तो डोनर की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कई बार वो बोलते हैं कि इसको टेस्ट करने में ज़्यादा समय लगा रहा है, 2 घंटा हो गया दे दिया हूँ अभी तक नहीं करके दे रहे हैं। तो उसके पीछे हम्म। कारण ये रहता है कि अगर वो एसओपी को फॉलो कर रहा है तो टेस्ट करने में जितना समय लगता है वो पूरा लेगा, चाहे वो जी। 5 मिनट लगे या 15 मिनट लगे। तो ऐसे समय में उनको भी अपनी सहानुभूति रखनी चाहिए, डोनर को या उनके पार्टी को। लेकिन पैरामेडिकल्स कभी भी पब्लिक प्रेशर में आकर के किसी जांच को जल्दी करके देने की जो भावनाएं रहें उसे हटा हम्म। देना चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि आप मरीज के जान के साथ खिलवाड़ कर सकते हो, कर रहे हो। दूसरी जी। बात, ऐसा ही एक क्रॉस मैच लैब होता है जिसमें हम ब्लड की मैचिंग करते हैं। तो उसमें अभी तो बहुत अच्छे-अच्छे मशीनें आ गई हैं, लेकिन जो भी बड़े जो ब्लड बैंक्स हैं जिनके पास ज़्यादा फंडिंग होती है गवर्नमेंट एजेंसी से, वो बड़े मशीन जो है वो ऑटोमेटिक मैचिंग मशीन यूज़ करते हैं और फास्ट रिएक्शन लेके कर सकते हैं। उसकी लागत ही करोड़ों में होती है। पर अभी भी जितने गवर्नमेंट के जो दूसरे मिडिल लेवल ब्लड बैंक मैं कहूँगा या छोटे ब्लड बैंक्स हैं जो गवर्नमेंट के हैं या प्राइवेट ब्लड बैंक्स भी, जिसमें आज भी क्रॉस मैचिंग मैनुअल मेथड से करते हैं या जेल मैट्रिक मेथड से करते हैं। तो उसको इंक्यूबेट करने के लिए, उसको रिएक्शन करवाने के लिए 5 से 10 मिनट लगते ही लगते हैं। और जब हम रेड सेल को वॉश करते हैं, खून जो होता है ना जिसमें लाल लाल दिखता है, रेड सेल कॉर्पसल्स बोलते हैं, उसको वॉश करके जब हम मैचिंग करते हैं तो टोटल मैचिंग प्रोसेस ही आधे घंटे से 45 मिनट का है। हम्म। पर कभी-कभी क्या होता है कि कुछ टेक्नीशियंस ज़्यादा स्मार्टनेस में कि इसका वो पॉजिटिव है, अच्छा इसको ये वो पॉजिटिव देना है, दोनों ब्लड को एक ड्रॉप में मिलाया, ऐसे-ऐसे मिक्स किया उसको, मिक्स करके माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, देखा कि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, उठा के दे देते हैं। दिस इज़ वेरी रिस्की। मैं ब्लड हम्म। बैंकर्स को भी बोलूँगा कि आप अपने टेक्नीशियन को एसओपी स्टैंडर्ड के गाइडलाइन जो है, आपने जो पैरामीटर तय कर रखा है और आपने उसको ऑथराइज किया है, उसी पैरामीटर पे जा करके प्रॉपर वे पे पूरे प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए ब्लड आप जो है क्रॉस मैच करिए। बहुत सारी चीज़ें लाखों में एक ही होती हैं, पर हो तो जाती हैं तो बहुत दिक्कत होती जी। है। एक्सीडेंट जी। जी। हम जानबूझ के कर रहे हैं, ये बात यहाँ पे आती है कि ये एक्सीडेंट पैरामेडिकल्स के द्वारा जानबूझ के की गई थी। ये बात नहीं आनी चाहिए। अनजाने में हो गया, आपको क्षमा किया जा सकता है। पर यदि आप ऐसे शॉर्टकट प्रोसीजर अपना करके टेस्टिंग और इसमें जो भी करेंगे तो दीज़ आर वेरी रिस्की फॉर द पेशेंट। दूसरी बात, जो टेक्नीशियन हैं या डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो इन दोनों लैब में काम करते हैं, उनको अपना सेल्फ प्रोटेक्शन भी लेना है। जैसे आप हमेशा वहाँ लैब में काम करते समय ग्लोव्स पहनो, क्योंकि आप तो नहीं जानते कि कौन-सा ब्लड रिएक्टिव है और कौन-सा रिएक्टिव नहीं है। जी। रिएक्टिव का मतलब किस ब्लड में एचआईवी के कीटाणु हैं, किस ब्लड में हेपेटाइटिस के कीटाणु हैं। आप नंगे हाथों से उसको कर रहे हो, आपको कट लगा कहीं पे, वो ब्लड चला गया, आप किसी का भला करने चाह रहे हो और वहाँ पे आपको इन्फेक्शन हो गया। राइट। तो वो राइट। नहीं होना चाहिए। तो आपको अपना पर्सनल प्रोटेक्शन जो प्राइमरी प्रोटेक्शन है, मेडिकल क्लॉज़ में लिखा हुआ है, कम्युनिटी मेडिसिन के बुक में लिखा है कि लैबोरेटरी पर्सन्स जो है, ही शुड वियर ग्लोव्स, ग्लासेस,
एप्रन एंड समटाइम मास्क ऑल्सो एंड हेड कैप ऑल्सो। तो जहां जहां जैसे प्रोटोकॉल्स हैं उसका भी पालन लेबोरेटरी पर्सन को करना चाहिए। तो ये जो गड़बड़ियां होती हैं इससे रिस्क ही है, जहां आप सेफ ब्लड देना चाह रहे हो, अनसेफ ब्लड जल्दी टेस्ट करके कुछ गलत दे दिया और वहां मरीज को वो रिएक्शन कर गया और कुछ गड़बड़ हो गया। शॉर्ट टर्म रिएक्शन भी हो सकता है कि इमीडिएट कोई क्रॉस मैच किया हो और मिसमैच हो गया हो। लॉन्ग टर्म भी हो सकता है कि आपने उसको HIV पॉजिटिव ब्लड दे दी हो और या हेपेटाइटिस पॉजिटिव ब्लड दे दी हो, वो बेचारा 2-2.5 साल के बाद पता चला वो अच्छा खासा ऑपरेशन कराने आया था गॉल ब्लैडर का, बाद में उसको एड्स हो गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं। और इन चीजों से बचने के लिए हमको जो नाको की गाइडलाइन है या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड एंड ड्रग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है उसका वस्तुतः पालन करना चाहिए। उसको जी बिल्कुल। से मतलब जो छोटे लोग नहीं बनाते हैं उसको बड़े बड़े साइंटिस्ट मिलके बनाते हैं। हम्म। जो है टेस्टिंग में और स्क्रीनिंग में बना रहता है, और इसके बचाव करने के लिए आपको जो प्रोटोकॉल्स हैं, स्टैंडर्ड गाइडलाइन, उसको अगर आप कंप्लाई करते हो तो आप बहुत सेफ होते हो। एब्सोल्युटली। सो दोस्तों, जैसा कि भानु सर बता रहे हैं कि आपको अपने लेवल पर सुरक्षा का ध्यान रखना है, न सिर्फ स्टाफ को बल्कि एज अ पेशेंट और एज अ डोनर आपको ध्यान रखना है। और जो एसओपीज बनाई गई है आप देखिए उन चीजों का। स्टाफ को भी मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे कि सर ने बताया कि वो ये अपील करते हैं कि आप सभी जो एसओपीज आपके थ्रू जो अथॉरिटीज ने आपको ऑथोराइज की है, प्लीज उसको फॉलो कीजिए। किसी तरह के शॉर्टकट को यूज ना कीजिए, ना ही आप एक्चुअल में अपने आप को एज एन एक्सपर्ट समझ के अपनी एक्सपर्टीज दिखाइए। आपको जिस तरह के एसओपी दी गई है उसको फॉलो करते हुए अगर आप काम करते हैं, चाहे उसमें ज्यादा समय लगे, लेकिन काम जो है वो सही होना चाहिए, आगे जो रिजल्ट है वो सही आना चाहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो आई एम श्योर भानु सर, बहुत लोग जो इसको सुन रहे हैं, इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और लोग हमें सुन रहे हैं, वो इस चीज का ख्याल रखेंगे और उन्हें भी मे भी हो सकता है बहुत सी ऐसी नई बातें पता चली हो जो शायद अब तक वो उसके बारे में अवेयर नहीं थे। यस जी। सर भानु सर, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने जो रिसर्च वर्क किया है, आपका एक्सपीरियंस रहा है इतना, आपके सामने कभी कोई ऐसा फैक्ट आया है जिसको देख करके आपको शॉक लगा हो कि इस इंडस्ट्री में कितने समय से ये सब चला आ रहा है, और एक कोई फैक्ट आपको मिला हो कि ऐसा होना नहीं चाहिए बट ये चल रहा है हमारी सोसाइटी में या मेडिकल फील्ड में, अगर आप शेयर करना चाहें तो? हाँ, डेफिनेटली बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मार्केट में चल रही हैं। जैसे देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो ब्लड बैंकर्स हैं ही शुड बी वेरी ऑनेस्ट फॉर हिज प्रोफेशन, क्योंकि आप हम्म। एक लाइफ सेविंग ड्रग बना रहे हो। हम्म। आप सेफ ब्लड बना करके मरीज को दे रहे हो ताकि मरीज आप पे इसलिए विश्वास कर रहा है कि जो मुझे ब्लड चढ़ रहा है, पता नहीं किसका होगा, लेकिन जिसका भी होगा उसको ब्लड बैंकर्स ने बहुत स्क्रीन किया है और मेरे शरीर के लिए उपयुक्त समझा है और दिया है। जी। एक विश्वास जी। की कड़ी होती है। अभी क्या हो रहा है, कई ऐसे ब्लड बैंक्स हैं जो वॉलेंट्री डोनर से ब्लड ना लेकर के प्रोफेशनल डोनर से ब्लड लेते हैं। प्रोफेशनल डोनर्स मैं उनको कहूंगा जो पैसे लेकर के खून हम्म। बेचते हैं। और ये चूंकि पैसा लेके खून बेचते हैं तो इनको कुछ ना कुछ और भी आदतें होती हैं। जैसे मैक्सिमम ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, मल्टीपल नीडल शेयरर्स होते हैं, ओके। बैड हैबिट्स होते हैं। आई मीन टू से कि ये गंदी जगहों पे जाते हैं। शराब का सेवन आजकल तो कॉमन है, लेकिन ये एडिक्शन सिर्फ शराब तक नहीं, ड्रग्स में भी आ गया है, ड्रग्स लेने लगे हैं। हम्म। उसके बाद इनके जो दूसरी चीजें हैं, जैसे बार बार खून देना। तो बार बार खून देने के लिए भी ये कुछ ऐसे चीजों को लेते हैं जिससे आपका खून जो है गाढ़ा लगने लगता है बाई कलर, ओके। और उतना हीमोग्लोबिन होता नहीं है। पर जो हम्म। बैंकर्स होते हैं वो भी, क्योंकि सामने वाले की डिमांड है कि वो ब्लड मांग रहा है तो उसको कैसे भी ब्लड अरेंज करके देना है। तो हम्म। इधर वो हर 2-3 दिन में, 7 दिन में ब्लड बेचता है, 1000-1500 रुपये मिल जाता है। उधर जा करके वो शराब पिएगा, नशा करेगा, ड्रग एडिक्शन करेगा या गंदी जगहों पे जाएगा, तो इनको कोई ना कोई बीमारी भी हो जाती है। ड्रग एडिक्ट्स को हम्म। आपस में डील शेयर करते हैं तो HIV की संभावना रहती है, हेपेटाइटिस बी और सी की संभावनाएं रहती है। अगर गंदी जगहों पे जाते हैं तो उनको अगेन ये जो HIV की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, सिफिलिस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
तो ऐसे जो प्रोफेशनल डोनर्स हैं, उनसे ब्लड लेकर के वो आपको ब्लड दे रहे हैं। जी। तो ये रुकना चाहिए। दूसरा क्या हो रहा है कि कई जगहों पे कुछ एजेंसीज काम कर रही हैं, जो कि लोगों से कहीं एक गुप्त जगह पे ब्लड ले लेती हैं ब्लड बैंक से, और उसको प्राइवेट ब्लड बैंक्स को सप्लाई कर रही हैं। अच्छा। ये ये प्रोफेशनल डोनर्स के ब्लड को लेकर के उसको, हम्म। जैसे प्रोफेशनल डोनर से बात किया, 50-60 लोगों को इकट्ठा किया कहीं पे, या नहीं भी किया, एक ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर रख लिया, वहां पे ब्लड इकट्ठा करके रख लिया। अब किसी का ब्लड बैंक है प्राइवेट, उसको वो प्रोवाइड कर देते हैं कुछ लमसम अमाउंट। मान लो इनका लागत आया प्रोफेशनल डोनर्स को और ब्लड करके 1000 रुपये, तो वो 2000 में, 2500 में ब्लड बैंक को सप्लाई कर देते हैं, और ब्लड बैंक जो है उसको फिर ज्यादा कीमत में बेचता है। तो अच्छा। गवर्नमेंट ने पॉलिसी तय कर रखी है, एफडीए ने हम्म। नाको गाइडलाइन के थ्रू ब्लड बैंकर्स के लिए भी प्राइस तय कर रखी है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। उन चीजों का अवेयरनेस आम पब्लिक को होना बहुत जरूरी है। दूसरा, आम पब्लिक की भावनाएं होनी चाहिए कि ऐसे ब्लड बैंक जो प्रोफेशनल डोनर्स को प्रमोट करते हैं या बाहर से ब्लड लेकर के ला के भेजते हैं, तो उनको गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, फूड एंड ड्रग कंट्रोलर को देना चाहिए, सीएमएचओ ऑफिस में देना चाहिए, ड्रग इंस्पेक्टर के ऑफिस में देना चाहिए, ताकि ये प्रथा रुके। ठीक है, मैं मानता हूँ कि अभी भी हम उतनी खपत पूरी नहीं कर पाते, तो क्या इसका ये मतलब है कि हम गलत ब्लड लेकर के लोगों को जान से खिलवाड़ करें? नहीं। तो ये अपील लोगों से भी है, और ये घटना जो है मुझे झंझोरती है, मुझे बहुत पीड़ादायक है ये, और इसीलिए जी। मैं प्राइवेट ब्लड बैंकर्स को बार बार निवेदन करता हूँ। मैं जब भी मेरी मीटिंग होती है, बात होती है, तो मैं बोलता हूँ यार खून खरीद के मत बेचा करो। पर हम्म। लोग पैसे के लालच में करते हैं, खून बेचने वाले भी आते हैं, इसलिए खून खरीदने वाले भी आ जाते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, एक बिजनेस के जैसे हो गया है। हाँ, एक बिजनेस के जैसा हो गया है। जी। सो नाउ भानु सर, अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं, तो मैं इस टाइम आपसे अब कुछ क्वेश्चंस क्विकली करूंगी, आपको उसका क्विकली आंसर देना है। तो हम शुरू राइट, करें? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा पहला सवाल है आपसे, जिंदगी की सफलता कब है? देखिए, जब आप बहुत अधिक खुश हैं, अपने जो भी आपको ऊपर वाले ने दिया है, 2 रोटी सबको खाना है, इसके अलावा हम्म। अगर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं और आप खुश हैं अपने परिवार के साथ, तो सबसे बेहतर तो वही है। सफलता है। ओके। सकता है। जिंदगी का वो दौर जिसे आप दोबारा से जीना चाहेंगे? जिंदगी का दौर जो अभी मैं जिस प्रोफेशन पे हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है, और चाहता हूँ कि अच्छा। अगर अगले जन्म में भी कुछ मिल जाए तो चिकित्सक ही बना दे ऊपर वाला। ओके। अगला सवाल, अभी आप जिस प्रोफेशन में हैं, अगर आप वो नहीं होते तो क्या होते? हाँ, ये है कि मैं, जैसे मेरी आदत जो है उसमें मेरी 2 कैपेसिटी है जो मैं खुद को देखता हूँ। एक तो ये है कि मैं लिखता पढ़ता हूँ, कहानियाँ भी हम्म। लिखता हूँ, कविता भी लिखता हूँ, आर्टिकल्स लिखता रहा हूँ। तो शायद मैं, ये तो ख़ैर अब इसको मैं पहली किताब मानूँगा, लेकिन मैं ऑथर होता या राइटर होता या कुछ होता, एक। दूसरा, मुझे बहुत सारे लोगों ने प्रयोग किया एडमिन में, कि मुझे कहीं कुछ इश्यूज आते हैं तो वहां डाल देते हैं, भेज देते हैं। अभी जिस जगह पे अच्छा। मैं काम कर रहा हूँ वो भी उसी तरीके का है कि मैं यहाँ पे मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हूँ। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं चीज़ों को बेहतर तरीके से कर लेता हूँ, या जो चीज़ दूसरे नहीं कर पाते उसको भी मैं अपने अ, कर्म, अपने बातों से या किसी भी तरीके से, पता नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आता, लेकिन जी। आई गो थ्रू स्मूथ वे, और मेरी चीज़ें हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा हम्म। लगता है कि फिर मैं, मुझे आईएएस वगैरह बनना था या किसी एडमिनिस्ट्रेशन में जाना था, और नहीं तो नेतागिरी करना था। ओके। जी। ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे, अगर आप कब जब आप कभी स्टक हो जाते हैं कहीं पर, तो अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? मैं अगर कहीं फँस गया, स्टक हो गया, तो फिर मैं, ऐसा लगता है कि पहले तो मैं शांत हो जाता हूँ, कि सोचता हूँ कि इसको कैसे हम रिज़ॉल्व करें, किस तरीके से, और मैं कोई मतलब गलत तरीका अपनाने से बचता हूँ। तो कई ओके। बार मैं अपने
बेटी से या पत्नी से बात कर लिया, या अपने किसी बेहतर दोस्त से बात कर लेता हूँ, उससे सुझाव ले लेता हूँ। क्योंकि हमेशा इंसान को ये करना चाहिए कि अगर वो किसी बुरी मुसीबत पे है, फँस गया या स्टक हो गया, तो उससे कैसे पार पाया जाए। इस किताब के साथ भी ऐसे ही हुआ। ये किताब लिखने की एक कहानी है जो मैं आपसे शेयर करूँगा बाद में। तो जब कभी भी मैं ऐसा फँस जाता हूँ, तो अपने लोगों की सहायता लेता हूँ, ओके, बात कर लेता ठीक है। हूँ। तो भानु जी, ये सेगमेंट यहीं पर फिनिश होता है और आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी, आई एम श्योर जो ऑडियंस अभी हमें देख रही है, आपसे कनेक्ट हो चुकी है और कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल आपसे ज़रूर जानना चाहेंगी, आपसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहेंगी। तो कोई कॉन्टैक्ट डिटेल जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? देखिए, ऐसे अगर बिलासपुर या छत्तीसगढ़ के आसपास के लोग हैं, तो वो मुझसे मिल सकते हैं। जो कुमार साहब स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जूदेव के नाम पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उस पे आकर के आप मुझसे मिल सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। मैं लोगों को एसओपी के बारे में और ब्लड बैंकिंग के बारे में अभी तक सलाह देते आया हूँ। दूसरा, मेरा जो मेल एड्रेस है ब्लड बैंक सिम्स बिलासपुर, उस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जो मेरा मोबाइल नंबर है 9977833811, इसमें आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज डाल के भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। जी। सो दोस्तों, अगर आप भानु सर से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल हमने आपके साथ शेयर की है, हम कमेंट सेक्शन में भी एक बार रखेंगे। आप वहाँ से इसको नोट कर लीजिए और आप इनसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं, इनसे पर्सनली जानकारी ले सकते हैं। कोई सवाल है आपका, कोई प्रॉब्लम है, आप उसका सॉल्यूशन इनसे ईज़िली ले सकते हैं। नाउ सर, एनी फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग योर राइटिंग? कुछ और भी आप लिख रहे हैं, कोई प्लान चल रहा है? हाँ, जैसा कि मैंने अपने पहले ही बताया था कि मैं एक मोटिवेशन पे भी काम कर रहा हूँ। और अभी जो हमारे नेशनल चेयरमैन हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जो हमारी सोसाइटी है आईटीबीएस, उसके जो चेयरपर्सन हैं युद्धवीर सिंह, उन्होंने एक हमारा लास्ट जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें कहा कि हमको ब्लड डोनेशन मोटिवेशन पे काम करना चाहिए, क्योंकि आज जो ब्लड की कमी है जिसकी वजह से लोग बेवजह परेशान होते हैं, मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, या फिर वो प्रोफेशनल से ब्लड देने के लिए बड़ा आतुर रहते हैं। कोई अपने रिलेटिव्स को भी ब्लड देना पसंद नहीं करता है। कई बार ऐसे भी मौके आए, कोई अपने बेटे को या बाप को या अपने क्लोज जो रिलेशंस हैं उसको भी नहीं देते हैं। तो ऐसे चीज़ों से हमको उबरने के लिए वॉलंटरी डोनेशन को 100% करना होगा। 100% वॉलंटरी डोनेशन अगर हम कर पाते हैं, तो उसके लिए हमको मोटिवेशन ज़रूरी है। क्योंकि कोई आदमी जब तक आप उसको समझाओगे नहीं, सिखाओगे नहीं, बताओगे नहीं, तो उसके लिए मैं एक दूसरी किताब लिख रहा हूँ, वो ब्लड डोनेशन पे है। ओके, जी। भानु सर, आपकी अगली बुक के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ और आपने इस प्रोग्राम में हमारे साथ आप जुड़े, अपना समय निकाला और इतना कुछ आपने हमें बताया आज। सच में आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी पूरी टीम की तरफ से कि आपने एक नया पर्सपेक्टिव हमें दिया, एक नए टॉपिक के बारे में हमें वो बेसिक जानकारी दी जिसकी बहुत कमी है आज के समय में, जिसे हम इग्नोर करते हैं। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि आपको भी इस प्रोग्राम से जुड़ के बहुत अच्छा लगा होगा। आई एम श्योर आपकी जो बुक है वो बहुत अच्छा काम करेगी आगे, बहुत लोगों को इंस्पिरेशन देगी, बहुत लोगों को सीखने को, समझने को मिलेगा। आप हमसे जुड़े उसका आपको बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू शालिनी जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन जो हमने कंप्लीट कर लिया है। डे 13 भानु प्रताप जी के साथ हमने कंप्लीट किया और उन्होंने क्या खूब तरीके से अपनी मन की बात, अपनी इस किताब की जर्नी और जो आज का टॉपिक था उसके ऊपर उन्होंने चर्चा की हमारे साथ। सच में इस टॉपिक पर डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ब्लड बैंकिंग के बारे में, टेस्टिंग के बारे में, स्टोरेज के बारे में, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोटोकॉल है, क्या रूल्स होने चाहिए, इन सब का हमें नहीं पता। और कई बार ऐसा होता है कि जो आधी जानकारी होती है वो नुकसानदेह होती है, तो ज़रूरी है कि इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, इम्पोर्टेंट इश्यू के बारे में, इम्पोर्टेंट मसले के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि ना आपको प्रॉब्लम हो, ना हॉस्पिटल में किसी को प्रॉब्लम हो, ना किसी पेशेंट को प्रॉब्लम हो। तो आई एम श्योर आपने आज का सेशन एन्जॉय किया होगा, पसंद आया होगा आपको और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज के सेशन की कन्वर्सेशन कैसी लगी और अगर आपको लगता है कि किसी पर्सन को इस कन्वर्सेशन की ज़रूरत है, तो उस तक इसको प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
हमारा जो चैनल है सुपर पावर ऑथर, इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि दोस्तों, अगर आप हमारे साथ इसी तरह से एज एन ऑथर कनेक्ट होना चाहते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम करना चाहते हैं, अपनी किताब की जर्नी को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म मेरी किताब मेरी कहानी आपके लिए बेस्ट है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके 10 सीजन हम कंप्लीट करने वाले हैं। 10वां सीजन हमारा चल रहा है और 24 ऑथर्स आपसे मिलेंगे सीजन के दौरान। तो अगर आप भी हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो नेक्स्ट जो सीजन हमारा होगा, जो कि मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 11 है, उसकी एंट्रीज हमने ओपन कर दी है। अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं, और एक शर्त और है, अगर आप इसी प्रोग्राम के दौरान, इसी सीजन के दौरान हमसे कनेक्ट होते हैं तो आपको इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। और वो बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके लिए मैं आपको एक नंबर शेयर कर रही हूँ, आप वहां पर डायल कीजिए और वहां से आपको आगे की जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर विजिबिलिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है, तो हमने एक और प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है रिसेंटली, दैट इज सुपर पावर ऑथर पॉडकास्ट। तो अगर आप इस पॉडकास्ट पर अपीयर होना चाहते हैं और फेस टू फेस हमारे स्टूडियो में आके बातचीत करना चाहते हैं, अपने दिल की बात करना चाहते हैं, 1 घंटा 2 घंटा जितनी आपकी इच्छा है, दिल खोल के बात करना चाहते हैं, अपनी ऑडियंस से कनेक्ट होना चाहते हैं डायरेक्टली, तो हमारा प्रोग्राम, हमारा प्लेटफॉर्म सुपर पावर ऑथर पॉडकास्ट की एंट्रीज भी ओपन है। आपके साथ एक लिंक शेयर कर रही हूं मैं, आप वहां पर जाइए और इस पॉडकास्ट में आप अपीयर हो सकते हैं इजीली। तो 2 प्लेटफॉर्म्स की जानकारी मैंने आपको दी है। आई एम श्योर आप कोई ना कोई ऑप्ट जरूर करेंगे और सोशल मीडिया पर अपने आप की विजिबिलिटी और अपने ब्रांड की विजिबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। तो यहीं पर फिनिश होता है हमारा आज का सेशन। मिलते हैं आपसे कल एक और नए ऑथर के साथ, एक नई किताब के साथ। ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 10, जहां हर किताब के पीछे है एक कहानी और हर कहानी होती है एक प्रेरणा। धन्यवाद।